हाँ तो बच्चों, अब हम पाठ जानेंगे, तुम कब जाओगे अतिथि। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार में उमड़ घुमड़ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है तुम्हारे सतत आतिथ्य का, चौथा भारी दिन। पर तुम्हारे जाने को कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरे जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेचैनी चट्टान देख ली। तुम मेरे काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। यहाँ पर लेखक इस पैराग्राफ के माध्यम से बता रहा है कि उसके घर पर जो अतिथि आए हैं उनको 4 दिन हो गए हैं और वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं और निश्चिंत रूप से वो उनके घर में स्थित है। और वह अब जो लेखक है वो सोच रहा है कि जो चांद पर अंतरिक्ष यात्री हैं वो भी अपनी यात्रा पूरी करके वापस पृथ्वी पर लौट आए हैं। उसी तरीके से जो ये अतिथि है उसको भी अब 4 दिन हो चुके हैं। जो आपसी बातचीत थी, सारे जो संबंध थे अपने, वो सारे रिश्तेदारी की बातें हमने कर ली है और अब उनको अपने स्थान पर लौट जाना चाहिए। हाँ तो बच्चों आगे देखिए। उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया। इसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादा नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। तो यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जो घर पर उनके अतिथि आए थे उनका स्वागत किया था और उनके मन में यही बात थी कि उनको देखकर कि एक तरह से आर्थिक बजट तो इनके आने से बिगड़ ही जाएगा और उनका बटुआ जो था वो धीरे धीरे कांप गया। बटुआ कांपने से यहाँ पर अर्थ यही है कि उनका आर्थिक बजट गड़बड़ा जाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने उनका स्वागत किया और एक चेहरे पर स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ गले मिले और पत्नी ने भी उनका स्वागत किया और भोजन जो था उनको उच्च मध्यम वर्ग के अनुसार कराया, जिसमें 2 सब्जियां, रायता और मीठा भी बनाया था। तो इस सारी उत्साह और लगन के पीछे एक ही आशा थी कि अतिथि कुछ समय रुककर वो यहाँ से चले जाएंगे। आगे देखिए। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुमने अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान के लिए घर पर ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे वहाँ से नीचे उतर कर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा भी दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम स्टेशन पर तुम्हें छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर बच्चों लेखक ये बता रहे हैं आगे
कि जिस प्रकार से तुम आए थे और हमने तुम्हारा बहुत हृदय से स्वागत किया था, उसी तरीके से हम ये चाहते थे कि तुम शानदार मेहमान नवाजी का सुख भोग कर और चले जाओगे, और हम तुम्हें एक तरह से रुकने के लिए कहेंगे, आग्रह करेंगे, लेकिन फिर भी तुम कहोगे कि नहीं मुझे जाना है, और इस प्रकार से तुम चले जाओगे। लेकिन यह क्या, तुम तो अभी भी यहाँ पर ही बने हुए हो। हमने तुम्हें दोपहर के भोजन को लंच भी की गरिमा दी और अच्छा खाना खिलाया, सिनेमा भी दिखाया, इसी आशा के साथ कि तुम अब चले जाओगे, लेकिन फिर भी तुम आगे नहीं बढ़े। और अब हम चाहते हैं कि ये जो भावभीनी विदाई है उसका ये भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब हम तुम्हें विदा होते, जब तुम हमारे यहाँ से विदा होते और हम स्टेशन पर छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया, तुम तो यहीं पर ही बने हुए हो। आगे देखिए, तीसरे दिन सुबह तुमने मुझसे कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह एकाएक क्यों रबड़ की तरह बात खिंच जाएगी, यह आघात अप्रत्याशित था। इसकी चोट मार्मिक थी और उसमें आतिथ्य सामीप्य की बेला एकाएक क्यों रबड़ की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। क्योंकि बच्चों, जब वह अतिथि नहीं गया तो लेखक को उसने कहा सुबह कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, तो एक तरह से वो बजट पर और भारी काम था। तो यह आघात अप्रत्याशित था, लेखक ने कहा। और फिर भी उसने सोचा कि हो सकता है कि अब इनका जाने का समय आ गया है और ये धोबी से कपड़े धुलवा रहे हैं, तो शायद अब ये जाएंगे। पर मुझे ऐसा लगा कि अब वो जो अतिथि होता है वो देवता नहीं होता है, वह थोड़े ऐसे अंशों में राक्षस भी हो सकता है। यानी कि उन्होंने, जो अतिथि आए थे लेखक के घर पर, उन्होंने यह नहीं देखा कि इनके घर का आर्थिक स्थिति क्या होगी, और वो उन्होंने लॉन्ड्री पर कपड़े देने के लिए कह दिया। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। अब लेखक यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि अतिथि को वो इस तरीके से दर्शा रहे थे, कुछ बिना कहे, कि तुमको अब चले जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि लॉन्ड्री पर कपड़े दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। और इसी बीच लेखक को ऐसा लग रहा था कि शायद वो चले जाएंगे। कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं, मैंने कहा, और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। फिर पत्नी ने रोका, कहाँ जा रहे हो? इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। पर जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा। जब पत्नी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो लेखक ने कहा कि मैं इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, इसलिए साथ जा रहे हैं। पत्नी की एकाएक आंखें बड़ी हो गई। उसको ऐसा लगा कि अब तो और भी खर्च होगा, और इस प्रकार से उसको पूर्व की जो बातें थी वो याद आई, और उसका मन छोटा होने लगा कि अगर वह नहीं गया तो पत्नी कुछ कर न दे। तो इस प्रकार से उसको बड़ा भय लग रहा था, आंखें बड़ी हो रही थी कि अतिथि जो है, जो हमारे घर आए हैं, वो अधिक दिनों तक ठहरेंगे।